हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू एक्सपेंशन, है ना। थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला कौन कौन सा है। तो हमने पिछले बार डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन में कि ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंसेस हैं, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, वो हीट करने के बाद एक्सपेंड करता है और कूल करने के बाद कांटेक्ट में आता है। तो उसमें हमने देखा था कि तीन तरह का एक्सपेंशन, एक लाइनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं लाइनियर एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, कंडीशन है मेरा यहाँ कि तीन रॉड है, मैंने यहाँ तीन रॉड बनाया है जिसका डिफरेंट मटेरियल है। एक रॉड है एल्युमिनियम का बना हुआ, दूसरा रॉड है ब्रास का बना हुआ और तीसरा रॉड है आयरन का बना हुआ। और तीनों रॉड का लेंथ सेम है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तीनों रॉड को सेम टेम्परेचर T पे हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो निसंदेह है जब गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा। तो कैसे एक्सपेंड करता है वो यहाँ देखिए। जो एल्युमिनियम का रॉड है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है, जो ब्रास का है वो थोड़ा कम एक्सपेंड करता है और जो आयरन का है वो सबसे कम एक्सपेंड करता है। तो तीनों में रिलेशन क्या है, तो आयरन के कंपेयर में एल्युमिनियम डबल 2 टाइम एक्सपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि आयरन 1 मिलीमीटर से एक्सपेंड करता है तो एल्युमिनियम 2 मिलीमीटर से एक्सपेंड करता है। और अगर ब्रास और आयरन का कंपेयर करें तो आयरन जितना एक्सपेंड करता है उसका 1.5 टाइम ब्रास एक्सपेंड करता है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि अलग अलग मटेरियल है, लेंथ सेम है, टेम्परेचर जो राइज कर रहा है वो भी सेम है ना। तो फिर अलग अलग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका रीजन ये हुआ कि अलग अलग मटेरियल का है, इसीलिए अलग अलग एक्सपेंशन हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में मैंने लिखा है कि जो एक्सपेंशन है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। अब यहाँ दूसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर ये तीनों रॉड का लेंथ सेम ना हो, है ना, और मटेरियल सेम हो, तीनों रॉड एल्युमिनियम का बना हुआ है और तीनों रॉड का लेंथ सेम नहीं है। पहला रॉड है 2 मीटर का, दूसरा रॉड है 1.5 मीटर का और तीसरा रॉड है 1 मीटर का। अनइक्वल लेंथ, सेम मटेरियल और राइज इन टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ अगर हम हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जिसका लेंथ ज्यादा है, जिस रॉड का लेंथ ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है और जिस रॉड का लेंथ कम है वो कम एक्सपेंड करता है और जिस रॉड का लेंथ सबसे कम है वो सबसे कम एक्सपेंड करता है। तो इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो एक्सपेंशन है वो मटेरियल के लेंथ पर डिपेंड करता है, रॉड के लेंथ पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लेंथ कम होगा तो कम एक्सपेंड करेगा, लेंथ और कम कर देंगे तो और कम एक्सपेंड करेगा। तो ऑब्जर्वेशन 2 नंबर में मैंने लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। कौन? एक्सपेंशन। यानी एक्सपेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ का। अब देखिए यहाँ दूसरा कंडीशन है कि मान लेते हैं 3 रॉड है जिसका सेम मटेरियल है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम, दूसरा इक्वल लेंथ, तीनों रॉड सेम लेंथ का है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और डिफरेंट राइज इन टेम्परेचर। अब यहाँ हीट करते हैं तो टेम्परेचर अलग अलग है। मान लीजिए कि 1 रॉड है ये, इसको T टेम्परेचर से हीट कर रहे हैं, दूसरा रॉड को T1 से, तीसरा रॉड को T2 से हीट कर रहे हैं। और यहाँ T1 T2 में क्या रिलेशन है, T इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज ग्रेटर देन T2। अब इस कंडीशन में जब हम इसको हीट करते हैं तीनों रॉड को तो हम क्या पाते हैं कि नंबर 1 रॉड है जिसको हम सबसे ज्यादा टेम्परेचर से हीट कर रहे थे वो ज्यादा एक्सपेंड करता है और जिसको थोड़ा कम टेम्परेचर से हीट करते हैं तो कम एक्सपेंड करता है और जिसको सबसे कम टेम्परेचर से हीट करते हैं
वो सबसे कम एक्सपेंड करता है। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम ज्यादा हीट देते हैं तो ज्यादा एक्सपेंड करता है, कम हीट देते हैं तो कम एक्सपेंड करता है, और कम हीट देते हैं तो और कम एक्सपेंड करता है। इसका मतलब है कि इस रॉड का जो एक्सपेंशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो ज्यादा एक्सपेंड करता है, कम देंगे तो कम एक्सपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। ये हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखा। पहला ऑब्जर्वेशन देखा कि एक्सपेंशन है और डिपेंड करता है मटेरियल पर। दूसरा एक्सपेंशन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ का। और तीसरा हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राइज इन टेम्परेचर का। अब हम फॉर्मूला पर आते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे लाइनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूला के बारे में। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि लाइनियर एक्सपेंशन जो होता है वो किसी बॉडी के या रॉड के हॉलो पे डिपेंड नहीं करता, या सॉलिड है उस पर डिपेंड नहीं करता। और ये डिपेंड नहीं करता है कि रॉड है वो अंदर से खोखला है या भरा हुआ है, हॉलो है या सॉलिड है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो देखिए हमने क्या देखा था लाइनियर एक्सपेंशन में कि पहले एक रॉड लिया था, उसको किसी टेम्परेचर पर हीट किया, हीट करने के बाद उस रॉड का लेंथ इंक्रीज किया था। तो यहाँ मान लेते हैं कि इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ LO है। LO मीन्स लेंथ ओरिजिनल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब उसको हम हीट करते हैं तो रॉड का लेंथ बढ़ जाता है। अब बढ़ा हुआ रॉड का लेंथ हमने मान लिया LT। LT मतलब हुआ कि टेम्परेचर के बाद रॉड का लेंथ। इस तरह से इंक्रीज लेंथ क्या होगा रॉड का, तो जो हीट करने के बाद लेंथ आया रॉड का उसमें रॉड का ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे। तो यहां मैंने वही लिखा है LT माइनस LO। ठीक है, मतलब रॉड का जो लेंथ इंक्रीज किया उसमें रॉड का ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे तो इंक्रीज लेंथ हमको मिल जाएगा। अब देखिए यहां हमने 2 पॉइंट है टिक लगा कर रखा है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था। तो ये 2 नंबर पॉइंट कर रहा है कि इंक्रीज जो होता है यानी एक्सपेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ का। इसका मतलब हुआ कि जो इंक्रीज है लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ का। तो मैंने यहां लिख दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर यानी T। तो मैंने यहां लिखा है इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इसको और इसको कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड इनटू टेम्परेचर। अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यहाँ पर हमको इक्वल का साइन देना होगा। तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इनटू ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो अल्फा है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। लेकिन जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो यहां हम अल्फा को बोलेंगे द कोफिशिएंट ऑफ लाइनियर एक्सपेंशन, है ना। यहाँ जो अल्फा हमने लिया है उसको बोलेंगे द कोफिशिएंट ऑफ लाइनियर एक्सपेंशन। सो द कोफिशिएंट ऑफ लाइनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड इनटू टेम्परेचर। यही हमारा फॉर्मूला हुआ। इसको हम वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ लाइनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लाइनियर एक्सपेंशन का। अब देखिए हम यहाँ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है वो रिलेटेड होता है लेंथ और ब्रेथ से। इसीलिए कि किसी प्लेट का, किसी शीट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और जो थिकनेस होता है वो इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल है। क्योंकि थिकनेस ही उसका कम होता है इसलिए एक्सपेंशन तो बहुत ही कम होगा, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मान लेते हैं कोई प्लेट है
जिसको हीट करने से पहले उस प्लेट का एरिया हम AO मान लिया, एरिया ऑफ ओरिजिनल प्लेट, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हीट करने के बाद T डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद उस प्लेट का एरिया AT मान लिया। AT जो हुआ वो इंक्रीज्ड एरिया हुआ। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड एरिया। तो जो हीट करने के बाद जो एरिया इंक्रीज किया उसमें प्लेट का ओरिजिनल एरिया माइनस कर देंगे तो इंक्रीज्ड एरिया बचेगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है इंक्रीज्ड इन एरिया इक्वल टू एरिया T माइनस एरिया O, ठीक है। यानी हीट करने के बाद जो एरिया आया उसमें ओरिजिनल एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीज्ड एरिया मिलेगा। अब फिर इसी चीज को रिपीट करेंगे कि एक्सपेंशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ का, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल एरिया का। यहाँ लेंथ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ओरिजिनल एरिया होगा। तो हमने यहाँ लिखा है इंक्रीज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। और यहाँ दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, तो ये तो यहाँ लागू होगा ही। तो इंक्रीज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंक्रीज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया इनटू टेम्परेचर। सो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा इनटू ओरिजिनल एरिया इनटू टेम्परेचर। बीटा क्या है, बीटा है द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, वो कांस्टेंट के रूप में इसको लिया गया है। अब इसको हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू टेम्परेचर, या हम लिख सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना। इसको वर्ड में लिखे हैं फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हम क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई सॉलिड है जिसका वॉल्यूम V0 है, यानी हीट करने से पहले उसका वॉल्यूम V0 है, और जब उसको T डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने के बाद जो नया वॉल्यूम हुआ वो VT है। क्योंकि वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है 3 डायमेंशन पे, L, B और H, ठीक है। तो इंक्रीज वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद जो वॉल्यूम आया VT उसमें से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमने वॉल्यूम लिया था सॉलिड का उसको माइनस कर देंगे, ये हमारा हुआ इंक्रीज वॉल्यूम। लेकिन फिर इसी चीज को रिपीट करेंगे, जो इंक्रीज है एरिया या इंक्रीज लेंथ, उसी तरह जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का। यहां लेंथ के जगह पर हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। यहां लेंथ के जगह पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम का, इसलिए मैंने यहां लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। और दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए मैंने यहां लिखा है इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर इक्वल का साइन अगर देना चाहेंगे तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने गामा लिया है कांस्टेंट के रूप में, इसको बोलते हैं गामा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू टेम्परेचर, ये हो गया, ठीक है। ये जो गामा है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये गामा है। अब इसे कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, एक कांस्टेंट के रूप में हमने लिया है। सो गामा इक्वल टू हो जाएगा या द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम
मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम वर्ड में लिखेंगे तो हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion gamma is equal to increase in volume divided by original volume into rise in temperature। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूला देखा। आशा रखते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।